हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है नागरिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप भी बोलते हैं। तो अब तक हमारे इस टॉपिक की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारे इस टॉपिक की 6ठी क्लास है। तो जो नागरिकता है ये हमारे संविधान के अंदर, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब तक की क्लास जो हमारी 5 क्लासेस हुई हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? उसमें हम पढ़ चुके हैं अर्थ और महत्व, मतलब कि अर्थ और महत्व। किसका अर्थ और महत्व? जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि नागरिकता का जो संवैधानिक उपबंध है वो क्या है, उनके बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जाना कि उसमें क्या बताया गया है, नागरिकता किस प्रकार से अर्जन की जा सकती है। फिर कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस वजह से समाप्त की जा सकती है या हो सकती है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर आते हैं। आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो पढ़ेंगे हम एकल नागरिकता के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। तो सिंगल सिटीजनशिप होती क्या है, चलिए अब जानते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है? संघीय है और इसमें दोहरी राज्य पद्धति है, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग है, इसको अपनाया हुआ है। लेकिन इसमें जो नागरिकता है, उस नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है वो केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, केवल सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बोला गया है, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं है कि राज्यों की जो नागरिकता होगी वो अलग होगी और केंद्र की नागरिकता अलग होगी किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन भारत के अलावा जो अन्य राज्य हैं, मतलब कि अन्य देश हैं, राज्यों से मतलब देशों के लिए बात की गई है, तो जो अन्य देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, तो उसके अंदर क्या है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब कि ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ किसी भी व्यक्ति की केंद्र की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। कहाँ पर? अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल अमेरिका का ही नागरिक नहीं, बल्कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में वो रह रहा है वो वहाँ का नागरिक भी कहलाया जाएगा, उसको वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त होगी जहाँ वरन वो रहता है, मतलब कि जहाँ वह रह रहा है। इस तरह इसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है, मतलब कि इस तरह जो अमेरिका देश है जो उसको क्या है? दोहरी नागरिकता प्राप्त है, या फिर अमेरिका के किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्र सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है और इसी तरीके से उसको राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार के दोहरे अधिकार भी प्राप्त होते हैं किसी भी अमेरिकी व्यक्ति को। ठीक है, आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। अब जो ड्यूअल सिटीजनशिप वाली बात है, दोहरी नागरिकता की वाली बात है, तो ये क्या है? किसी भी भेदभाव की समस्या क्या कर सकती है? पैदा कर सकती है। जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है? कोई भी स्टेट अपने जो नागरिक हैं उनके प्रति भेदभाव कर सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। तो ये जो भेदभाव हो सकता है, कोई भी राज्य किस रूप में कर सकता है? मताधिकार, वोट डालने के अधिकार को लेकर, सार्वजनिक पद जो होते हैं, जो नौकरियां होती हैं उनको लेकर, या फिर व्यवसाय, कोई भी बिजनेस है किसी भी व्यक्ति का, उसको लेकर जो राज्य सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर सकती है। लेकिन जब केंद्र के हाथ में चीज़ें हैं तो केंद्र किसी भी तरीके से कोई भेदभाव थोड़ी ना करेगी।
ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। तो इस तरीके की समस्या को दूर करने के लिए कि इस प्रकार की कोई भी समस्या न आए, भारत के अंदर क्या किया गया, एकल नागरिकता की व्यवस्था यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था को अपनाया गया। कहाँ? भारत के अंदर। चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, भारत में सभी नागरिकों को चाहे उसका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जो हमारा देश भारत है, जो इंडिया है, उसके अंदर कोई व्यक्ति कहीं भी उसका जन्म हुआ हो और वो रह किसी भी अन्य राज्य में रहा हो, उसको जो अधिकार प्राप्त होंगे, जो जो भी किसी नागरिक के अधिकार होते हैं, वो उसको समान तरीके से प्राप्त होंगे। उनके बीच किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन अधिकारों के बीच किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो बिहार का रहने वाला और रह वो कहाँ रहा है, रह वो राजस्थान में रहा है, तो राजस्थान सरकार क्या करेगी कि बिहार का व्यक्ति है तो उससे किसी तरीके का कोई भेदभाव करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अधिकार राजस्थान के व्यक्ति को होंगे वही अधिकार एक बिहार के व्यक्ति के होंगे जो कि किसी अन्य राज्य का रहने वाला है। ठीक है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। हालांकि जो भेदभाव रहित है इस व्यवस्था के अंदर कुछ क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद किन किन रूपों में है उनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो इसमें कहा गया है, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियां में अलग सुविधाएं मिलें। अब अनुच्छेद 16 जो है हमारे संविधान के अंदर, जो आर्टिकल 16 है, वो क्या बताता है? वो कहता है कि संसद इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है किसी भी राज्य में कि जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ नौकरियां या नियुक्तियों के अलग सुविधाएं मिले। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि राज्य के अंदर होता है कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं किस किस के लिए, कि इतनी सीट्स एससी के जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए रिजर्व हैं, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए, और कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ रिजर्व होती है ना सीट्स। तो इस तरीके से कुछ अपवाद के जो हम बात कर रहे हैं इस रूप में अपवाद भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, आगे बताया गया है, यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। तो यह जो सुविधा है जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो कोई भी राज्य या केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसके तहत, स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत क्या हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है। संसद में इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। जो संसद है हमारी, तो इसी के चलते, इसी के तहत जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं, जैसे निवासी के रूप में जरूरत होती है, जो अधिनियम आया सार्वजनिक रोजगार अधिनियम कब आया? 1957 में, 1957 में आया। तो उसके लिए क्या किया? उसको प्रभावी बनाया। ठीक है, चलिए किस प्रकार से प्रभावी बनाया ये जानते हैं। इसमें कहा गया है, भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवासी की अनिवार्यता करे। मतलब कि जो भारत सरकार के ये अधिकार दिए गए हैं, उसके लिए जो गैर राजपत्रित पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा के लिए जो निवास की अनिवार्यता है वो उसके लिए करें कि वहाँ वो लोग रहने जरूरी है। मतलब कि इस क्षेत्र में वो लोग रह रहे होंगे तभी उनको ये अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, और फिर ये जो अधिनियम था कि जो राजपत्रित जो पद हैं उसके लिए आपको क्या है, आप इन स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में रह रहे हों, वहाँ के निवासी हों, तो तभी आपको इन जो राजपत्रित के पद है उस पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये जो अधिनियम, अगला अधिनियम आया 1974 में, उसके तहत फिर इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे जानते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनको छोड़कर अब ये किसी भी राज्य में नहीं है, सिर्फ उन्हीं में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है,
संविधान के अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया है। अब संविधान जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके निवास के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी के को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाले मामले न हो। इसका मतलब ये है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को भी क्या है, विशेष सुविधा दे सकता है जो कि क्या है कि संविधान द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं उनकी सीमा क्षेत्र में आने वाले मामले नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए क्या है कि एक राज्य अपने निवासी के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकती है या दे सकता है। मतलब कि कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, तो वो क्या कर सकता है कि किसी धर्म से रिलेटेड या किसी जाति से रिलेटेड वो बच्चों को क्या है, शिक्षा में छूट, शिक्षा की जो शुल्क है उसमें छूट कर सकती है। लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों से नहीं, जो अन्य जो बातें बताई गई हैं उसके अलावा, जो आर्टिकल कौन से में बताई गई हैं, जो कि आर्टिकल 15 में बताई गई हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ों में राज्य किसी भी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कुछ छूट कर सकती है। चलिए अब इसकी तीसरी उसके बारे में जानते हैं। तो निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। जो निवास और घूमने की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकता है और कहीं भी घूम सकता है। तो ये अनुसूचित जो जनजाति होती हैं उनके हितों की सुरक्षा के विषय है। दूसरे शब्दों में हम जाने तो ये कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंध है। अब जो ये जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या है, कोई भी आम इंसान वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए उस पर प्रतिबंध है। वैसे तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी घूमे और कहीं भी निवास करे, लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए उसको ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए ये जानते हैं। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उसकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। निश्चित रूप से ये व्यवस्था उसके किस लिए की गई है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी भाषा है और जो उसके रिवाज हैं, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए की गई है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। यही नहीं, साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है, जो उनकी संपत्ति है और उनकी जो परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, इसलिए इसके विरुद्ध ही, इस वजह से उनके लिए क्या है, एक तरीके से ये उनका सुरक्षा कवच है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। 2019 में क्या हुआ था, जो हमारी जो धारा 370 थी उसके तहत कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे संविधान के अंदर। लेकिन 2019 तक क्या था कि कश्मीर की जो विधायिका है उसके लिए कुछ अधिकृत थी, जो भारतीय सरकार थी या उसके कुछ अधिकार थे। वो क्या क्या थे जानते हैं। तो पहले क्या था, उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थायी निवासी हैं। तो क्या है, उन व्यक्तियों को क्या करना, परिभाषित करना जो कि जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी हैं। और ऐसे जो स्थायी निवासी हैं उन निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधा प्रदान करना। और जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो अब जो हम मामले पढ़ेंगे, कुछ मामले ऐसे थे जिनके तहत उनको विशेष अधिकार और कुछ सुविधाएं भी प्रदान करना था। भारतीय सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या थे वो उनके बारे में जानते हैं। पहले था कि राज्य सरकार की सेवा में रोजगार। दूसरा था राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना। तीसरा था राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अब क्या था
कि वैसे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लिए ये ऐसा कुछ नहीं था कि बस जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं केवल वो ही वहाँ जो राज्य सरकार की जो सेवा थी वहाँ नौकरियाँ कर सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। अब जो राज्य में अचल जो संपत्ति थी उसको अर्जित करना, कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का निवासी नहीं है वहाँ जाकर कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता। और साथ ही साथ ये कहा था कि जो राज्य द्वारा जो स्कॉलरशिप या अन्य प्रकार की जो सहायता प्रदान की जाती है किसी भी छात्र के लिए, तो वे वो केवल जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही थी, कि उनके लिए ही होंगी पर्टिकुलर, अगर कोई अलग कोई और बच्चा है उसके लिए ऐसा नहीं होगा। तो ये सब किसके तहत थी? जो 2009 से पहले अधिकार थे ये जम्मू और कश्मीर के। लेकिन जब धारा 370 हटी थी वो, तो उसके तहत ये सब चीज़ें हट चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित थे। जो अभी हमने प्रावधान पढ़े वो भारत के जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 35A है उस पर आधारित थे। यह अनुच्छेद संविधान आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह जो अनुच्छेद है जो कि जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, ये संविधान आदेश द्वारा क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था। यह जो आदेश था ये राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत क्या किया गया? पारित किया गया था। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हित में था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। तो जो ये अनुच्छेद 370 था इसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया। 2019 में क्या हुआ? राष्ट्रपति ने, जो कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, उससे 2019 में जो संविधान आदेश 2019 था उसके द्वारा राष्ट्रपति ने क्या किया? विशेष जो दर्जा था उसको वापस ले लिया। ठीक है, साथ ही साथ आगे क्या हुआ? इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। और जो ये जब ये नया आदेश आया तो उससे पहले जो आदेश थे उसको जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था उसको अधिकृत कर लिया, मतलब कि अब उसको खत्म, वो एक तरीके से अधिक्रमित कर लिया, मतलब कि एक तरीके से वो अधिकार खत्म हो गया। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार प्रदान करता है कुछ मामलों को छोड़कर। अब जो भारतीय संविधान है वो कनाडा की तरह सिंगल सिटीजनशिप का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई। यह व्यवस्था किस लिए की गई? ताकि लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे और एकता बनी रहे। ठीक है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके, ताकि क्या हो कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत के अंदर क्या सांप्रदायिक दंगे हो गए, वर्ग के बीच संघर्ष हो गया, जातीय युद्ध हो गए, भाषाई विवाद, ये सब चीज़ें चलती रही हैं, अब तक चलती आ रही हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार जो संविधान निर्माताओं का जो सपना था, जो उनका लक्ष्य था कि एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो, वो क्या पूरा नहीं किया जा सका। वो भी किस वजह से? हम लोगों की गलती है, हम लोगों का ही जो दिमाग है इतना डेवलप नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है वो हम नहीं जानते, बस भेड़ चाल है, जैसा जिसने बोल दिया बस वो ही सही है, अपने दिमाग से कुछ सोचते ही नहीं है। तो जब तक हम अपना दिमाग डेवलप नहीं करेंगे, हम खुद की सोच को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ऐसी ही चीज़ें होंगी। अगर हम दुनिया को सुधार रहे हैं ना, दुनिया को सुधारने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले हमको खुद को सुधारना होगा, तब हम किसी और को सुधारने के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो क्या था, एकल नागरिकता। अब हम कल की क्लास में क्या जानेंगे? कल की क्लास में हम जानेंगे जो विदेशी भारतीय नागरिकता होती है वो क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ ज़रूर आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं जब वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप इजीली अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकें। आप इस चैनल से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप स्टार्टिंग से अगर बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से प्लीज़ जुड़िएगा और जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।